Hello students, this is part 3 of chapter 2, Taylor's Principle of Scientific Management. Frederick Winslow Taylor's Principle of Scientific Management. Okay, so who was he? Was an American mechanical engineer. Okay, and he was an important contributor in classical thoughts. Okay, so let us see what he has contributed. Okay, so in the starting phase, he joined as apprentice in a factory. Yes, after that, apprentice in a factory. After contributing in various companies, he became a manager in Bethlehem Steel Company. During this period, F.W. Taylor, for the first time, presented principle of scientific management. Okay, hence he is known as the father of scientific management. Who is the father of scientific management? F.W. Taylor. Okay. In any business unit, normally two classes are important. That is owners and workers. Owners, who are the owners? Owners are the managers whose main purpose क्या है? उनका main purpose ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ, सबसे ज्यादा वेल्थ और प्रॉफिट को बढ़ा देना. While employees are interested in higher wages and job satisfaction. एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले और मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, संतोष मिलना चाहिए अपने काम से. एज ए रिजल्ट कन्फ्लिक्ट अराइज इन मेंटेनिंग हार्मनी. इन दोनों जन में हार्मनी लाना में क्या होता है? बहुत डिफिकल्टी होती है. ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप. फेडरिक टेलर चैलेंज द ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल यानी सालों से चलती आ रही मेथड है, उसको उसने क्या किया? चैलेंज किया. एंड स्टार्टेड टू डेवलप न्यू मेथड, और उसने क्या बनाया? नया मेथड. वर्कर्स पे आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, वर्कर्स को काम कैसे दिया जा रहा था? ट्रेडिशनल मेथड. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब. इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब. ठीक है, जानेंगे कि क्या है उसका मीनिंग. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री. इट इज टोटली मेंटल रिवोल्यूशन टुवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज, कलीग्स एंड ओनर्स. इसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन क्या होता है? बहुत बड़े चेंज को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन. उनका जो माइंड सेट है उसको चेंज कर दिया है ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज. किस पे? एक प्रॉपर यूनिट जो है उस पर ये उन्होंने काम किया. ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या दी गई है? नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू. देखो, सबसे पहले सामने वाले को मैंने एम्प्लॉय रखा, अगर मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता है कि मुझे उससे क्या काम करवाना है, तो फिर होगा नहीं होगा. अगर मैंने एक कुक रखी अपने घर पे, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आज मुझे उसके पास क्या बनवाना है खाने में. समझ में आ रहा है? तो नहीं तो काम होगा नहीं होगा. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. देन सी टू इट दैट दे डू इट. फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उतना काम बराबर से कर रही है इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. देखो, ज्यादा कॉस्टली वे में भी नहीं करना चाहिए, है ना. जो सबसे चीपेस्ट वे है, जिसपे कम से कम खर्च हो सके, उस तरीके, और जो सबसे बेस्ट है उस तरीके में उसे काम करवाना चाहिए. Since Frederick Taylor himself was an engineer, he found that still workers will not get higher and motivated wage rate. देखो, वो खुद ही इंजीनियर था, इसलिए उसे पता था कि जब तक वर्कर्स को अच्छा पैसा, अच्छा वेजेस नहीं मिलता है, तब तक वो लोग एफिशिएंटली काम करेंगे नहीं. Without getting work done in the traditional way to get higher productivity, अच्छी productivity आए एम्प्लॉयज से. देखो, उसने क्या किया? साइंटिफिक मेथड्स शुड बी यूज्ड. क्या यूज किया जाए? साइंटिफिक मेथड should be used to have lower production
As managers do not lower wage rate and employees may not work, he suggested adopting scientific approach. देखो उसने क्या बोला कि देखो अगर हम मैनेजर जो है वो हमेशा यही बोलेंगे कॉस्ट कटिंग करो कॉस्ट कटिंग, अगर हम एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम कर देंगे क्या वो अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता नहीं। As a challenge to the traditional approach, he presented scientific management as a revolutionary thought, where below stated matters were considered. नीचे दिए गए matters consider किए गए थे. Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. देखो वर्कर को काम देना चाहिए मगर उसके दिमाग और उसके फिजिक यानी उसका जो बॉडी है उसको ध्यान में रखें। समझ में आ रहा है? ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी, और उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको बेस्ट देना चाहिए। समझ में आया? उस वर्कर को बेस्ट काम करना चाहिए। ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेज। उसको क्या देना चाहिए? अगर कोई ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उसे हमें ज्यादा वेजेस देने चाहिए, मोर देन 30% to 100%। 30% से लेकर 100% तक के ज्यादा वेजेस उसे देने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ये एक रेवोल्यूशनरी एक्ट थी। उसने जो चेंजेस किए और जो प्रिंसिपल्स लाए उसकी वजह से एक रिवोल्यूशन बोल सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज हुआ। ही वॉज फार फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से वो बहुत दूर था। सो दैट वर्कर्स एंड ओनर्स में वर्क विथ हार्मनी, वर्कर और ओनर दोनों कैसे काम कर सके एक दूसरे के साथ पीसफुली। ही प्रोवाइडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले उसने क्या यूज किया? साइंटिफिक मेथड। समझ में आया? ट्रेडिशनल मेथड को अबंडन करना यानी ना फॉलो करना। थिंकिंग हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वर्क सिग्निफिकेंटली। ठीक है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया। इंस्टेड ऑफ वर्कर्स डूइंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपर्ट को बुलाया। किसको बुलाया? एक्सपर्ट को। भाई तुम कर लो। समझ में आया? और ये लोग खाली फॉलो करेंगे। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्या है? बेस्ट वे है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपना काम लोवेस्ट कॉस्ट में करवा सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। ये सब करने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसे हम लो कॉस्ट में अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकें। देखो स्टैंडर्डाइजेशन लाना, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी आर द साइंटिफिक प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस which should be done in advance। ठीक है। इक्विपमेंट, टाइम कितना लगेगा, सिचुएशन ऑफ वर्क कैसा है, रिसोर्सेस कैसा है, ठीक है, इन सबको स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन जो वर्कर्स का हो रहा है वो अप्रोप्रिएटली करना चाहिए, साइंटिफिकली करना चाहिए। फॉर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स लाइक एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ध्यान में रखो, उसकी स्किल, उसके गट्स, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। देखो उनको फिजिकल काम भी करना होता है, इसीलिए फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ट्रेनिंग, ये सारी चीजों को कंसिडर करना है। Moreover, an employee should be assigned such work that must be according to his education। उसके एजुकेशन, उसकी स्टडी और उसकी स्किल के ऊपर वो काम होना चाहिए। अभी किसी अकाउंटेंट का, एक आदमी है जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है, बीकॉम या एमकॉम है, उसको तुम बिठा दोगे किसी इंजीनियर की जगह तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देयर शुड बी यूज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दो ताकि तुम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सको of workers from time to time. Also different kind of scientific test should be used to know their work interest। उनका work interest समझने के लिए क्या करना चाहिए? डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट देने चाहिए। फाइनेंशियल मोटिवेशन, स्किल्ड वर्कर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल एंड अदर काइंड ऑफ मोटिवेशन देना चाहिए। फाइनेंशियल मोटिवेशन में बोनस, इंसेंटिव वगैरह आ जाता है, ठीक है। और ये वेज सिस्टम इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की देखते हुए होना चाहिए। उनका वेज रेट भी डिसाइड होना चाहिए
और स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। स्पेकुलेशन यानी चेंज होते रहना, ऐसा वो होना नहीं चाहिए। इकोनॉमिकल, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस आर नॉट ओनली कंसिडर्ड बट एम्फसाइज ऑन लो प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। लो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कम से कम पैसे में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। Cost estimation and cost control methods should be considered. Deviations should be found and correct action should be taken. Mental revolution होना चाहिए ताकि वो लोग अचीव कर सकें, ठीक है, ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। मेंटल रिवोल्यूशन से क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है उन दोनों के बीच में और काम कैसा हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, टेक्निक क्या क्या होती है मैनेजमेंट की, हमने ऑलरेडी पढ़ा। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी है बीइंग डन फॉर टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, टाइम स्टडी। Whatever time is decided to finish this work in normal circumstances is called standard time. Normal circumstances हमारे जो होते हैं उसमें ये काम कितने वक्त में खत्म होगा। जैसे कि सिलाई का काम है, एक ड्रेस सीना है तो उससे पूछा जाए भाई तुम एक ड्रेस को सीने में तुम्हें कितना जनरल वे में कितना टाइम लग सकता है, तो बोलेगी 1 घंटा, समझ में आ रहा है। तो उससे ध्यान में रख सकते हैं कि 8 घंटे में वो कितने ड्रेस सी पाएगी, 8। As per tailor, a task should be finished in prescribed time. जो prescribed time होता है उसके अंदर टास्क फिनिश हो जाना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड अचीविंग एम्स टाइमली। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उसका बेस्ट यूज कर लो और टाइम पे हम अपने जो एम है, अपना गोल है वो अचीव कर ले। मोशन स्टडी, motion study means method of removing wastages of resources due to unnecessary and unproductive movement of man and material। देखो अनप्रोडक्टिव वे में मैन और मटेरियल का काम हो तो उससे क्या हो जाएंगे, बहुत सारा वेस्टेज क्रिएट होगा, तो उस वेस्टेज को कम करना वो क्या होता है, मोशन स्टडी। इफ केयरफुल स्टडी इज मेड where doing movement at the time of working, then industrial fatigue of the worker can be removed by removing wrong process of movement and productivity can be। देखो क्या होता है कि वर्कर जो है वो ड्रेस सीने का काम कर रहा है, ठीक है, अभी अचानक से कुछ रॉन्ग प्रोसेस हो गया, कटिंग में कुछ गलती हो गई और वो बंदे ने कटिंग गलत, किसी बंदे ने कटिंग गलत करके दे दिया उसे और उसने वो सील लिया, माने वो पूरा ड्रेस फालतू में गया, उसका टाइम फालतू में गया, समझ में आ रहा है। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मोशन स्टडी का, कि एक मेथड होनी चाहिए जिससे ये जो वेस्टेज हो रहा है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके। डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी का मीनिंग क्या होता है, वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू द वर्कर्स। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होता है, ओवर टाइम वेजेस। जो भी बंदा ओवर टाइम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, उसे क्या दिए जाए, ओवर टाइम वेजेस। फेडरिक टेलर फेवर्ड दिस मोटिवेशनल वेज मेथड, ईच वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी। देखो मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, मैं जैसे मेहनत कर रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं बाकी सब भी उतनी ही मेहनत करें, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही हो, समझ में आ रहा है, जिसकी एफिशिएंसी जैसी उसको वैसे पैसे, ठीक है। वर्कर हैविंग लेस एफिशिएंसी शुड गेट लोअर वेज इन टर्म्स ऑफ मोर प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, फेडरी टेलर हैज गिवन डिफरेंट वेज रेट्स, उसने क्या दिए हैं, अलग अलग वेज रेट्स दिए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, वी विल डू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।